सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में शहर के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जगदलपुर और रायपुर के बीच हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार की शिक्षा में सुधार की बड़ी कवायद। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी होगी अनिवार्य। 2021-22 से लागू होगा फैसला। असेसमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रणाली खत्म करने का ऐलान। केरल में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद मैदान में सिर्फ 3 उम्मीदवार। एलडीएफ के 2 और यूडीएफ के 1 उम्मीदवार का चुना जाना लगभग तय। सहयोगी केरल कांग्रेस एम को अपनी सीट देने पर कांग्रेस के कई नेता नाराज। राज्यसभा टीवी के दर्शकों में भारी इजाफा। यूट्यूब पर 10 लाख के ऊपर पहुंची सब्सक्राइबर्स की तादाद। बीते 10 महीनों में जुड़े 5,74,000 नए दर्शक। कई बड़े निजी न्यूज चैनलों से निकला आगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 का रूस में आगाज आज। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में मेजबान रूस और सऊदी अरब के बीच ओपनिंग मैच आज रात 8:30 बजे। 15 जुलाई तक चलने वाले टूर्नामेंट में 32 टीमें होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नया रायपुर स्मार्ट सिटी और भिलाई में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नया रायपुर में शहर के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर के जरिए शहर में पानी और बिजली की आपूर्ति, साफ सफाई, ट्रैफिक मूवमेंट, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिटी कनेक्टिविटी की निगरानी रखी जाएगी। वहीं भिलाई में प्रधानमंत्री भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण की पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री जगदलपुर और रायपुर के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र और लैपटॉप भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल शाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, फसल बीमा योजना, जन औषधि योजना, उज्ज्वला योजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर इन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर रहा। साथ ही योजनाओं का लाभ उठाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने पर भी उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से शिकायतों के निपटारे पर सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा। मंत्रिपरिषद की बैठक यूं तो हर महीने होती थी, लेकिन बीते कई महीने से ये नहीं हुई थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में एचडीएफसी बैंक में 24,000 करोड़ अतिरिक्त एफडीआई की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने बांधों की सुरक्षा के लिए नए विधेयक को हरी झंडी दे दी है। कृषि शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 3 साल की योजना जारी रखने को मंजूरी दी है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए भी फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में बुधवार को एचडीएफसी बैंक में 24,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। साथ ही इसे बड़े विदेशी निवेश का फैसला माना जा रहा है। एचडीएफसी बैंक में 24,000 करोड़ रुपए का एडिशनल एफडीआई, अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता अब केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि अब देश के माननीय गृह मंत्री नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन।
और जो डोनर मंत्री होंगे वो उसके वाइस चेयरमैन रहेंगे। देश में बांधों की सुरक्षा को लेकर नया विधेयक लाने को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। डैम सेफ्टी बिल 2018, इसको आज मंजूरी दी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2225 करोड़ रुपए की योजना को 3 साल और जारी रखने को मंजूरी दी है। एजुकेशन डिवीजन और आईसीएआर के इंस्टीट्यूट्स के लिए 2017 से 20 इस समय अवधि में 2225 करोड़ रुपए की लागत से ये सभी जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे उनको और अच्छी तरीके से शिक्षा फार्म क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए मजबूत बनाया जाए, कैसे अच्छे लोगों को तैयार किया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो आगे चल के उच्च शिक्षा भी पाए एग्रीकल्चर एजुकेशन में और नई नई टेक्नोलॉजी, नए इनिशिएटिव्स को देश भर में हम ले जा सकें। इसके लिए इन इंस्टीट्यूट्स को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है। कैबिनेट की बैठक में प्रगति मैदान की 3.7 एकड़ जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी को अनिवार्य बनाने जा रहा है। ये फैसला 2021-22 से लागू होगा। मौजूदा व्यवस्था में विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट की परीक्षा पास करना जरूरी है। सरकार ने देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। नए प्रावधानों के मुताबिक कॉलेजों में प्रोफेसर होंगे और एपीआई यानी असेसमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। पहली दफा कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होते थे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होते थे। अब कॉलेज में प्रोफेसर भी प्रमोशन होकर प्रोफेसर बनेंगे। ये पहली दफा पहल की है। स्तर बड़ा करने के लिए अब प्रमोशन के लिए पीएचडी आवश्यक बनाया गया है और रिक्रूटमेंट के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आने के लिए भी पीएचडी रहेगा जरूरी, लेकिन वो अभी तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि सभी अभी नहीं है। तो 2021 से 3 साल की मोहलत दी है, तो 18, 19, 19, 20, 20, 21 3 साल है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है तो वो पीएचडी करके ही फिर जॉब में आ सकेंगे। केरल में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इनमें सत्ताधारी एलडीएफ में शामिल सीपीएम और सीपीआई का एक उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की तरफ से सहयोगी दल केरल कांग्रेस एम के उम्मीदवार ने भी उम्मीदवार उतारा है। निर्दलीय के तौर पर के पद्मराजन ने भी पर्चा भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया है। इसके बाद 3 सीटों के लिए मैदान में सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं। इस तरह सीपीएम के ई करीम, सीपीआई के विनय विस्वाम और केरल कांग्रेस एम के जोश के मणि का चुना जाना लगभग तय है। केरल से राज्यसभा की 3 सीटें 1 जुलाई को खाली हो रही हैं। जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं उनमें राज्यसभा के उपसभापति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीजे कुरियन, सीपीएम के सीपी नारायणन और केरल कांग्रेस के जॉय अब्राहम शामिल हैं। अपने कोटे की सीट केरल कांग्रेस एम को देने के बाद कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है। केरल कांग्रेस 2 साल बाद पिछले दिनों ही फिर से यूडीएफ में शामिल हुई है। कांग्रेस नेता पीजे कुरियन ने कहा कि इससे राज्य में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन बढ़ेगा, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। केरल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वीएम सुधीरन ने इस फैसले को भारी भूल बताया है। पीजे कुरियन और वीएम सुधीरन ने इस फैसले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और दूसरे नेताओं को जिम्मेदार बताया। Kerala Pradesh Congress leaders are taking suicidal decisions. One decision is that
the decision to give Rajya Sabha seat to, which is deserving to Congress, Rajya Sabha seat to Kerala Congress, is highly disastrous. बीजेपी के प्रदेश संगठन महासचिवों का सम्मेलन आज से सूरजकुंड में शुरू होने वाला है। इसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही प्रचार में कार्यकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट की जाएगी। कल तक चलने वाले सम्मेलन में कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत आरएसएस के कई बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के 70 से ज्यादा संगठन मंत्री हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को तैयार करने के मकसद से कल प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान रखा गया है। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी की देखा-देखी दूसरे दल भी अब सदस्यता अभियान में जुट गए हैं। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने और सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। बीजेपी अब तक 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे चुकी है, जबकि बीजेपी की सदस्यता 11 करोड़ पार कर चुकी है। पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी ने संपर्क और समर्थन अभियान भी चलाया हुआ है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस की अब अपनी कोई विचारधारा नहीं बची है और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना ही उनकी एकमात्र विचारधारा बन गई है। अरुण जेटली ने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा है कि वंशवाद वाली पार्टियां परिवार और व्यक्ति के हिसाब से चलती हैं। ऐसी पार्टियों में विचारधारा की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने फायदे के हिसाब से कभी पिछड़ा वर्ग का विरोध करती है और कभी घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। उन्होंने लिखा है कि कभी वो पकौड़े वालों का मजाक उड़ाते हैं, कभी ढाबे वालों का बखान करते हैं। जिन नेताओं को कम जानकारी होती है वो ही ऐसा करते हैं। ऐसा तभी होता है जब पार्टी की कोई विचारधारा नहीं रह जाती और वो क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बनने को भी तैयार हो जाते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें नरेंद्र मोदी नाम का खौफ समाया हुआ है। पार्टी खुद को हाशिए पर लाकर खड़ा करके क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में अपना भविष्य टटोलती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश के लोग केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन बने, ऐसी भावना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में ही नहीं है बल्कि जनता की भी है। हालांकि विपक्ष ने इस महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर संविधान और दूसरे संस्थानों के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। जो महागठबंधन है ये एक देश में सेंटिमेंट है। ये पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़ा हो रहा है और ये सेंटिमेंट सिर्फ राजनीतिक लोगों में नहीं है, ये जनता में है। और ये सवाल जनता के अंदर भी है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, बीजेपी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। और इस एक्सप्रेशन को, इस आवाज़ को कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और बाकी पार्टियां भी इसमें लगी हुई हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी खुश है और 2019 के लोकसभा में भी लोग नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जताएंगे। उन्होंने कहा कि देश के लोग नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं और उन पर पूरा भरोसा करते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी महागठबंधन बनाकर सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं, जो देश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। उनको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता वोट डालने आएगी और हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी जीतेंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी अगर समझते हैं कि बीजेपी की ताकत क्या है तो उनको मालूम होना चाहिए हमारी सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी है और विपक्ष की सबसे बड़ी कमज़ोरी राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से देश की जनता प्यार करती है और देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। इसलिए ऐसा ख्याली पुलाव वो बनाते रहें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वो हमें हरा लेंगे और 2019 में हमें हरा लेंगे, ये सपना उनका कभी पूरा होने वाला नहीं है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत में सुधार है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार पिछले 48 घंटों में उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और अगले कुछ दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, उनके इन्फेक्शन भी कंट्रोल में आया है और उनका यूरिन आउटपुट भी इम्प्रूव हुआ है और अभी वो उनका ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट्स सब नॉर्मल है और वो बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है। उनके लैब पैरामीटर्स भी जो जांच आज रिपोर्ट आई है वो नॉर्मल है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और हम उनको घर भेज पाएंगे। मद्रास हाई कोर्ट आज तमिलनाडु विधानसभा से एआईएडीएमके के 18 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करने के मामले पर फैसला सुना सकता है। ये सभी विधायक टीटीवी दिनाकरण गुट के हैं। विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने पिछले साल 18 सितंबर को इन विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित रख लिया था। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में स्पीकर को छोड़कर सत्ताधारी एआईएडीएमके के 116 विधायक हैं, वहीं डीएमके के 89, कांग्रेस के 8 और आईयूएमएल का 1 विधायक है। कर्नाटक में जेडीयू कांग्रेस गठबंधन सरकार की समन्वय समिति की पहली बैठक आज बेंगलुरु में होने वाली है। समन्वय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है कि बैठक में गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल होंगे। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार की समन्वय समिति की पहली बैठक आज बेंगलुरु में होने वाली है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के विधायक में असंतोष है। इन विधायकों के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। असंतुष्ट नेताओं की दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जिले के पनार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। बीते रविवार को भी सुरक्षा बलों ने राज्य में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम करते हुए 6 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सल पीड़ित बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों समेत 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नारायणपुर जिले में 1 महिला नक्सली समेत 16 नक्सलियों को, जबकि बीजापुर जिले में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला बल के संयुक्त दल को गश्त पर रवाना किया गया था। दल जब मुसनार, तोयामेटा, पुगारपाल और इरपानार गांव के जंगलों में था, तब पुलिस दल ने घेराबंदी करके 16 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों में सुखराम उसेंडी, आमाबेड़ा जनताना भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सुखराम पर 1 लाख का इनाम भी है। राज्यसभा टीवी के दर्शकों की संख्या में पिछले 10 महीने में भारी बढ़ोतरी हुई है। यूट्यूब पर चैनल के सब्सक्राइबरों की तादाद 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है। राज्यसभा सचिवालय ने एक बयान में बताया है कि राज्यसभा टीवी कई बड़े निजी न्यूज चैनलों से आगे है। वहीं सार्वजनिक प्रसारकों में राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज और लोकसभा टीवी से आगे है। पिछले 10 महीनों में राज्यसभा टीवी के साथ यूट्यूब पर 5,74,000 नए दर्शक जुड़े हैं। बयान के मुताबिक सब्सक्राइबरों की संख्या में 135% का इजाफा हुआ है। सितंबर 2011 से अगस्त 2017 के बीच यूट्यूब पर हर दिन चैनल के दर्शकों की तादाद 4,25,000 थी, जो पिछले 10 महीनों में बढ़कर 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है। और इसके लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल और वायु प्रदूषण देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गंगा की सहायक नदियों को साफ किए बिना गंगा साफ नहीं हो सकती। नितिन गडकरी के मुताबिक गंगा और उसकी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए 225 प्रोजेक्ट्स में से 47 पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की सफाई के लिए 14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें 2 मथुरा और 10 दिल्ली में है।
इस मौके पर सरकार ने हर दिन 2 करोड़ लीटर दूषित पानी साफ करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देने के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसके लिए एक प्लांट लगाया जाएगा। यमुना पे 20 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं और ये जो 20 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से उसको भी अभी हमने काम करने का तय किया, क्योंकि यमुना शुद्ध नहीं होगी तो गंगा भी शुद्ध नहीं होगी और इसलिए एक एक नाले को, एक एक रिवर को हम लोग शुद्ध करने का आह्वान हमने स्वीकार किया है। और इसके लिए जो निर्मल यमुना की हमारी योजना है उसके आधार पर हमने जो प्रोजेक्ट अभी और निकाले हैं उसके ऊपर भी डीपीआर बनाने के बारे में हमने निर्णय किया है। बात मौसम की करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बार बार धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली एक बार फिर यहां पर प्रदूषण बढ़ गया है। हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी प्रदूषण के लेवल में काफी बढ़ोतरी हुई है। जानकारों के अनुसार राजस्थान की ओर से आ रही धूल भरी आंधी के कारण विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। आंधी के कारण हवा में मोटे कणों की बढ़ोतरी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर इलाके में PM10 का स्तर 778 से ऊपर है और दिल्ली में ये 824 पर है। जानकारों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो अभी स्थिति बनी है वो एंटी साइक्लोनिक जो हवा है, जो विंड है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली में पहुंचा है, उसके कारण ये समस्या उठी है। और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो अपना डस्ट प्रोडक्शन है वो भी इस पूरे के पूरे चीज़ को स्पाइक कर दे रहा है। तो दिल्ली का अपना लोकल डस्ट प्रॉब्लम और बाकी का जो एंटी साइक्लोनिक विंड के कारण डस्ट प्रॉब्लम है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 600 से 900 के बीच में पिछले 12 घंटे में, पिछले 18 घंटे में के रेंज में रहा है, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम में लगातार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। इससे राज्य के बिश्वनाथ, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, कोलाघाट, करीमगंज और हालियाकांडी जिलों के 222 गांव के करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने 61 राहत शिविर बनाए हैं और इनमें 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। सबसे बुरी स्थिति मिजोरम की है, जहां राजधानी आइजोल को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गई हैं। तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। कई जगहों पर खेत पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। इससे 30 घरों को नुकसान हुआ है और 10 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी की है। मणिपुर में भी भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थोबाल और बिशनपुर के कई निचले इलाके डूब गए हैं। इसके चलते जिरीबाम को छोड़कर इम्फाल घाटी में सभी स्कूल आज बंद हैं। मौसम विभाग ने अभी और बारिश का अनुमान जताया है। त्रिपुरा में भी भारी बारिश से 15,000 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में 3 लोग बह गए हैं, जबकि जमीन धंसने से 1 की जान चली गई है। राज्य सरकार ने 89 राहत शिविर बनाए हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कल बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इन सभी राज्यों में आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई हैं। जो भी व्यवस्था अपने तरफ सरकार की तरफ से करना है और सबके लिए जो खाना पीना, रहना, दूध की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था वो सरकार कर रही है। और जो स्वाभाविक तौर पे एक सरकार की व्यवस्था रहती है, उससे कोटा रहते हैं, उस कोटा को भी छोड़ के हमने डीएम को बता दिया लोगों को जो भी लगे करे, क्योंकि हर डीएम के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्याप्त पैसा दिया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इफ्तार का आयोजन किया। 2 साल बाद कांग्रेस की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शिरकत की। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, बीएसपी नेता सतीश मिश्रा, डीएमके नेता कनिमोझी, टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी और शरद यादव जैसे नेता भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी से इफ्तार में कोई नेता नहीं आया। वहीं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इफ्तार में नहीं पहुंचे। 2 साल बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कल इफ्तार पार्टी दी। मुस्लिम महिलाओं के लिए आयोजित इस इफ्तार पार्टी में 100 से ज्यादा 3 तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल हुई। इस पार्टी में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे।
कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25% अंकों की बढ़त कर दी है। इसके साथ ही ब्याज दरें 1.75% से बढ़कर 2% के स्तर पर आ गई हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के मुताबिक अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आ गई है और वो निवेश की कमी से नहीं जूझ रही है। साथ ही बेरोजगारी की स्थिति में भी सुधार हुआ है। ऐसे में ब्याज दर बढ़ाने से आम जनता पर बोझ नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही फेड रिजर्व ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में वो ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है। खेलों की बात करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अफगानिस्तान पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान टेस्ट मैच खेलने वाली 12वीं टीम बन गई है। पिछले साल जून में अफगानिस्तान को टेस्ट टीम का दर्जा मिला था। टीम इंडिया नियमित कप्तान विराट कोहली के बगैर ये मैच खेलेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच की सीरीज में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। इस मौके पर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में युवा कार्य खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आतंकवाद से ग्रसित अफगानिस्तान को टेस्ट टीम का दर्जा दिलाने में भारत ने काफी मदद की है और खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। उनके लिए भारत ने ग्रेटर नोएडा में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की थी। भारत ने अफगानिस्तान में कंधार समेत कई जगहों पर मैदान भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खुशी जताते हुए ट्वीट करके अफगानिस्तान का आभार जताया है और दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं फुटबॉल का महाकुंभ फुटबॉल विश्व कप रूस में आज से शुरू होने जा रहा है। पहले मॉस्को में भव्य ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे से मेजबान रूस और सऊदी अरब के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। 15 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 8 अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। हर एक ग्रुप में 2 टॉप टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। रूस के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों में ये मैच खेले जाएंगे। अगर 2018 विश्व कप की बात करें तो इस बार कुल 32 देशों की टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिन्हें 8 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में रूस, सऊदी अरब, मिस्र और उरुग्वे को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को और ईरान है। ग्रुप सी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पेरू और डेनमार्क है, तो ग्रुप डी में अर्जेंटीना, आइसलैंड, क्रोएशिया और नाइजीरिया हैं। वहीं ग्रुप ई में 5 बार का चैंपियन ब्राजील, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका और सर्बिया को रखा गया है, तो ग्रुप एफ में जर्मनी, मेक्सिको, स्वीडन और साउथ कोरिया हैं। ग्रुप जी में बेल्जियम, पनामा, ट्यूनीशिया और इंग्लैंड की टीमें हैं, तो ग्रुप एच में पोलैंड के अलावा सेनेगल, कोलंबिया और जापान की टीमों को रखा गया है। एशिया ओशियाना महाद्वीप से इस बार वर्ल्ड कप में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ईरान, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप से भी 5 टीमें मिस्र, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल और ट्यूनीशिया 2018 विश्व कप में भाग ले रही हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कुल 3 टीमें इस बार विश्व कप खेलेंगी, जिसमें कोस्टा रिका, मेक्सिको और पनामा शामिल हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से इस वर्ल्ड कप में 5 टीमें हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और उरुग्वे शामिल हैं। वहीं इस विश्व कप में सबसे ज्यादा टीमें यूरोपीय महाद्वीप से भाग ले रही हैं। इसमें बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सर्बिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप का 1930 से लेकर अब तक 20 बार आयोजन हो चुका है। 21वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन रूस में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश के मौसम के हाल पर। नमस्कार।